हे गाइस, वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है निशा चौधरी और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हमारा। आज का सेशन हमारा रहेगा हेल्पिंग वर्ब्स को समझने का। कंप्लीटली हेल्पिंग वर्ब पे बेस्ड होगा आज का हमारा, और ये भी सिर्फ पार्ट 1 है इसका। अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में कर तो ली थी हेल्पिंग वर्ब, अब फिर से क्या ज़रूरत पड़ गई, तो देखिए जो वर्ब है ना वो अपने आप में बहुत ही वास्ट एरिया है। यानी वर्ब में अगर आप ये समझ लीजिए, अगर आपको वर्ब अच्छे से आ गई ना, वर्ब पे अगर आपका होल्ड हो गया ना एक बार, तो लगभग आपको स्पोकन इंग्लिश आ जाएगी। मीन्स आधी इंग्लिश आपकी कवर हो जाती है वर्ब के ही बेसिस पे। तो इन्हें हम डिटेल में करेंगे। तो चलिए इससे पहले एक बार पिछले दिन के टास्क पे आ जाते हैं हम। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे टास्क सबमिट करवाया भी था वहाँ पे इंस्टाग्राम पे, तो काफ़ी के बहुत सारे सही भी थे ये वर्ब्स। तो अच्छा लगा ये देख के कि आप मेहनत कर रहे हो। अच्छा है, ऐसे ही आप करते रहिए। चलिए अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ टास्क को थोड़ा सा। देखिए वर्ब्स थी हमारी सिट, सैट। अब देखिए सिट, सेट, ये वर्ब्स थी। अब देखो सिट जो है प्लूरल के लिए तो हम सिंपल सिट लिखते हैं। अच्छा, हमने ये डिस्कस किया था कि सिंगुलर हम कैसे बनाते हैं, एस या ईएस लगा के। तो सिंगुलर के लिए हो गया सिट्स, और जो प्लूरल फॉर्म होती है वही बेस फॉर्म भी होती है हमारी। तो इसमें हो जाएगा सिट, वर्ब की सेकंड फॉर्म में हो जाएगा सैट, और थर्ड में भी आ जाता है हमारा सैट। नेक्स्ट में आते हैं सेट। अच्छा सिट, ये वाला जो सिट था ना, जो पहले वाला था, ये तो है बैठना। नेक्स्ट है सेट। अब यहाँ पे देखिए सेट प्लूरल फॉर्म में सेट, और सिंगुलर में क्या हो जाएगा सेट्स, ऐसा आ जाता है यहाँ पे हमारा। और ये सेम रहती है, सेट सेट सेट, ये सेम रहती है तीनों में। बच्चे क्या गलती करते हैं, सेट हो गया यहाँ पे बोल देंगे सेटेड सेटेड, क्योंकि उनको तो ये पता है ना कि ईडी और ईडी लग के बन जाती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। आपको वो गलती नहीं करनी है। कई बार क्या होता है, तीनों जो फॉर्म्स होती है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वो तीनों सेम भी रह जाती हैं, आपको ये ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं डाई। अच्छा, ये जो डाई है DIE डाई, ये है डेथ वाला डाई, मीन्स मरना, ये हो जाएगा। तो इसकी सेकेंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी, सिर्फ डी लग जाएगा एंड में, क्योंकि ई तो ऑलरेडी है ही ना, सेकेंड और थर्ड में सिर्फ डी लग जाएगा। नेक्स्ट में आइए DYE डाई। अब ये कौन सी वाली डाई है, ये रंग वाली डाई है, वो कपड़े डाई करवाते हैं है ना, कपड़े रंगवाते हैं ना, वो वाली डाई है ये। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी सिर्फ डी लग जाता है एंड में। देखिए, और बोला इनको एक ही तरह से जाता है डाई, ये भी डाई है और ये भी डाई है। और चलिए इनकी सिंगुलर फॉर्म एक बार देख लीजिए, यहाँ पे सिंपल एस लग रहा है दोनों में ही। नेक्स्ट में आते हैं ड्राई। ड्राई मीन्स सुखा देना कुछ भी, या कुछ सूख जाना, अपने आप से हो तो भी ड्राई, अगर सुखा दिया जाए वो भी ड्राई में ही आएगा। तो अब देखिए, अब इसकी सिंगुलर फॉर्म में क्या हो जाएगा, IES लग जाएगा, क्योंकि ये वाई पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे वाई हटा के हम IES लगा देंगे सिंगुलर बनाने के लिए। सेकेंड और थर्ड फॉर्म ड्राइड ड्राइड होती ही है। नेक्स्ट है निट। अब निट क्या होता है, निट का मीनिंग होता है बुनना, बुनना, स्वेटर बुनना, इसके लिए हम ये टर्म यूज करते हैं निट। अच्छा, एक और चीज के लिए निट यूज होता है, मीन्स कोई ग्रुप है वो क्लोजली पैक्ड ग्रुप है ना, उसके लिए भी हम ये टर्म यूज करते हैं क्लोजली निटेड ग्रुप, ये हम बोल देते हैं। तो निट के केस में क्या होता है, अगर आप ये बोलते हो ना निट निट निट, वो भी सही है। अगर आप ये बोलते हो निटेड निटेड, तो ये भी सही है, दोनों ही एक्सेप्टेबल हैं इसमें। नेक्स्ट में आते हैं क्विट। अब क्विट का फिर से वही है, सेम रहता है तीनों ही फॉर्म्स में। तो देखिए क्विट क्विट क्विट। अच्छा, अब देखिए इनमें कंफ्यूजन क्या रहती है, देखिए निट क्विट कि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर से साउंड कर रहे हैं, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे निटेड हो सकता है लेकिन क्विटेड नहीं हो सकता। नेक्स्ट में आते हैं स्पिट। अच्छा, क्विट का मीनिंग क्या होता है, छोड़ देना। नेक्स्ट में आते हैं स्पिट। स्पिट का मीनिंग क्या हो जाएगा, थूकना। तो इसमें क्या हो जाएगा, स्पिट का स्पैट, स्पैट ये हो जाएगा, और सिंगुलर के लिए स्पिट्स हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं राइज। राइज का मीनिंग क्या हो जाता है, उगना, है ना, आपने बहुत बार सुना होगा एक सेंटेंस, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी उगता है, अपने आप से होने वाले जो एक्शन होते हैं, मीन्स अपने आप से उठना, अपने आप से उगना, है ना, अपने आप से उदय होना, उसके लिए हम टर्म यूज करते हैं राइज, रोज, राइजन, ये हो जाएगा। एक और टर्म होती है रेज, ये वर्ब है रेज। अब इसका मीनिंग क्या है
कि अब देखिए राइज का मीनिंग तो था उठना, है ना, मीन्स अपने आप से होने वाली थी, लेकिन रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा, उठाना या उठाया जाना। जैसे प्रीवियस क्लास में हमने किया था ना, एक था फॉल मीन्स गिरना, एक था फेल यानी गिराया जाना। वैसे ही ये है राइज मीन्स अपने आप से होने वाला काम, है ना, जैसे सूर्य अपने आप से उदय होता है तो क्या हो जाएगा उठना, और रेज का मीनिंग क्या हो जाएगा उठाया जाना। है यहाँ पे क्या हो जाता है, जैसे ये बोलते हैं ना रेज अ क्वेश्चन, कि क्वेश्चन रेज करो, रेज योर हैंड, है ना, अपने हाथ उठाओ, रेज योर हैंड, रेज योर वॉइस, अपनी आवाज़ थोड़ी तेज करो, अपनी आवाज़ उठाओ, तो ये बोलते हैं हम। तो इनमें आपको डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा। इसमें क्या हो जाएगा रेज्ड, रेज्ड ये हो जाती है सेकेंड और थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है रेज, RAZE। देखिए प्रोनाउंसिएशन अब दोनों की ही सेम रहती है, RAISE को भी हम रेज बोलते हैं, RAZE को भी हम रेज बोलते हैं, लेकिन बस इनका जो मीनिंग है वो डिफरेंट होता है। अब ये जो है RAZE, इसका मीनिंग हो जाता है टू डिमोलिश, टू डिमोलिश। अब डिमोलिश क्या होता है, गिरा देना, तोड़ देना, ध्वस्त कर देना। बिल्डिंग के केस में होता है ना कि कोई बिल्डिंग है उसको रेज कर दिया गया है, यानी उसको डिमोलिश कर दिया, उसको तोड़ दिया गया है, ये कहा जाता है। तो रेज्ड, रेज्ड सिर्फ डी लग जाएगा एंड में। नेक्स्ट है लाई। अब लाई, यहाँ पे जो लाई है इसका मीनिंग है झूठ बोलना। ये वाली जो लाई है ये फॉर्म है ये झूठ बोलने वाली, है ना, टेल अ लाई। तो इसमें क्या हो जाएगा लाइट, लाइट सिंपल डी लग जाएगा सेकंड और थर्ड दोनों ही फॉर्म्स में। लेकिन यहाँ पे देखिए, और सिंगुलर जब हम इसे बनाते हैं तो क्या हो जाएगा लाइज, ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए लाइज से रिलेटेड बहुत सारी टर्म्स आप देखोगे, अभी आगे देखिए यहाँ पे एक और फॉर्म है लाई, स्पेलिंग उसकी भी वही थी झूठ बोलने वाले की, स्पेलिंग इसकी भी वही है लाई, LIE ये है स्पेलिंग, लेकिन यहाँ पे इसका मीनिंग अलग हो जाएगा। यहाँ पे इसका मीनिंग है लेटना, लेटना ये मीनिंग है। तो इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी ले, इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी लेन, ये हो जाएगा इसमें। अच्छा इसकी जो सिंगुलर फॉर्म है वो S लग जाएगा इसमें सिंपल बस। और अब देखिए नेक्स्ट में आते हैं, अब इसकी जो ये फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ले, LAY ले, पहले वाले की जो सेकंड फॉर्म का काम कर रही थी। अब देखिए इसकी स्पेलिंग में यहाँ पे देखिए ले, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा रखना, कुछ भी रखना, या फिर इसको हम कुछ भी बिछाने की सेंस में भी यूज कर सकते हैं। तो कुछ भी रखना या कुछ भी बिछाना, इसके लिए हम टर्म क्या यूज करते हैं LAY ले, और इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी लेड, लेड। अब जैसे अगर मैं जैसे कुछ भी बुक रख रही हूँ यहाँ पे तो उसके लिए मैं क्या टर्म यूज करूँगी लेड। इसी तरह से जैसे टेबल है, टेबल पे अगर मैं कोई कपड़ा बिछा रही हूँ तो वहाँ पे मैं भी क्या टर्म यूज करूँगी लेड। अच्छा एक और ये जगह यूज होती है वो है आपने बचपन में स्टोरी सुनी होगी सबने कि जो मुर्गी थी वो सोने का अंडा देती थी, तो वहाँ पे हम क्या बोलते थे द हैन लेड द गोल्डन एग्स, यानी लेड इसी को हम यूज करते थे। दैट मीन्स इसका एक मीनिंग ये भी होता है क्या अंडे देना, अंडे देना एक ये मीनिंग भी होता है इसका। बेसिकली आपको दो ही याद रखने, कुछ भी रखना या कुछ भी बिछाना, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ये थे लाए और ले वाले केसेस। नेक्स्ट में आते हैं ग्राइंड। ग्राइंड की फॉर्म्स होती है ग्राउंड, ग्राउंड, ये हो जाएगा ग्राइंड। ग्राइंड का मीनिंग क्या होता है कुछ भी पीसना। अरे आपने सुना होगा ना मिक्सर ग्राइंडर, यानी वो क्या होता है मिक्सर मिलाने वाला और ग्राइंडर पीसने वाला। तो यहाँ पे जो ग्राइंड है, ग्राइंड का मीनिंग क्या हो जाएगा पीसना कुछ भी। लेकिन नेक्स्ट है जो ग्राउंड, अब इसका मीनिंग क्या हो जाएगा ग्राउंड। अब देखिए ग्राउंड, इसकी अगर ये फर्स्ट फॉर्म में आ जाए तो इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगे ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, ईडी लग जाएगा दोनों के केस में। अब ग्राउंड का मीनिंग क्या होता है, ग्राउंड के देखिए दो मीनिंग हो सकते हैं। एक तो जैसे ये जैसे जो प्लेन है वो लैंड कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि वो मिस ग्राउंडेड हो गया है, प्लेन लैंड कर चुका है, द प्लेन हैज ग्राउंडेड, ये हम बोल सकते हैं। और एक हम उस पर्सन के लिए भी हम इस टर्म को यूज कर सकते हैं जो बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, बहुत ही हम्बल पर्सन हो, बहुत ही मॉडेस्ट पर्सन हो, उसके लिए हम बोलते हैं बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है भी वो। तो ये भी बोला जा सकता है ग्राउंड। अच्छा एक और ये यूज होती है टर्म पनिशमेंट के लिए,
कि पेरेंट्स जब बच्चों को पनिशमेंट देते हैं, और पनिशमेंट भी कौन से वाली, कि अब तुम है ना कहीं बाहर नहीं जा सकते, अपने दोस्तों से नहीं मिल सकते, अभी तुम्हें इतने दिन के लिए ना बस घर में ही रहना पड़ेगा, स्कूल और स्कूल से घर या कॉलेज से घर, दैट मीन्स यू आर ग्राउंडेड फॉर कपल ऑफ डेज, कि तुम्हें पनिशमेंट मिली है कि तुम यहीं पे रहोगे बंद के। उसके लिए भी हम ग्राउंड को यूज करते हैं। नेक्स्ट में आते हैं वाइंड, वाइंड, वाउंड, वाउंड। अब वाइंड क्या होता है, देखिए एक तो होता है वाइंड अप करना, कुछ भी मीन्स रैप अप करना, है ना, पैकअप करना किसी भी चीज़ का, कि अब ठीक है कोई काम चल रहा है, ओके, उसके बाद में क्या हो गया, जैसे काम खत्म हुआ, चलो भाई सभी वाइंड अप करो इस चीज़ को, मीन्स पैकअप करो इसको, इकट्ठा करो सामान को, ये होता है वाइंड। और देखिए इसका क्या हो जाएगा, इनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी वुंड, वुंड। अच्छा, एक अपने आप में ही फर्स्ट फॉर्म में ये रहता है वुंड। अब इसका मीनिंग हो जाता है घाव, वुंड, घाव। अब इसके सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाती है वुंडेड, वुंडेड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट है फाइंड, फाइंड का मतलब क्या होता है, कुछ भी ढूंढना, टू सर्च, सिंपल ये मीनिंग होता है इसका फाइंड का, टू सर्च समथिंग, कुछ भी ढूंढना। इसकी सेकंड फॉर्म हो जाएगी फाउंड, इसकी थर्ड भी हो जाएगी फाउंड। अब नेक्स्ट में आते हैं फाउंड, जब फर्स्ट फॉर्म में ही फाउंड आ जाएगा, अब इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म हो जाएंगी फाउंडेड, फाउंडेड। और अब जब फर्स्ट फॉर्म में ही जो फाउंड है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, टू एस्टैब्लिश, यानी कुछ भी एस्टैब्लिश करना, एस्टैब्लिशमेंट, कुछ भी स्थापित करना, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं फाउंड, फाउंडेड, फाउंडेड। नेक्स्ट में आते हैं फ्लोट, फ्लोट का मीनिंग क्या होता है, तैरना, कुछ भी तैरना, जो भी जैसे नॉन लिविंग थिंग है, कोई भी जैसे पानी के ऊपर अगर तैर रही है तो उसके लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं, फ्लोट। नेक्स्ट में आते हैं कोस्ट। अच्छा, अब देखिए ये ना बोलने में एक जैसे साउंड कर रहे हैं, फ्लोट, कोस्ट, रोस्ट, ये वर्ड्स, लेकिन देखिए आप देखोगे इनकी सेकंड और थर्ड जो फॉर्म्स है ना वो डिफरेंट हैं। देखो फ्लोट के केस में क्या हो जाएगा, फ्लोटेड, फ्लोटेड, लेकिन कोस्ट की सेम रहती, कोस्ट, 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 कोस्टेड नहीं होता, है ना। जो अगर आप बोलते हो, जैसे कोई सेंटेंस अगर आप बोल रहे हो, दिस पेयर ऑफ पैंट्स कॉस्टेड मी $100, वो गलत हो जाएगा, कॉस्टेड मी नहीं होता, कॉस्टेड तो टर्म ही नहीं होती, सिंपल कॉस्ट ही कहोगे आप, अगर पास्ट में भी बोल रहे हो, परफेक्ट में भी बोल रहे हो तो कॉस्ट ही बोलोगे वहां पे भी। नेक्स्ट में आते हैं रोस्ट करना, किसी को रोस्ट करना। देखो दो मीनिंग होते हैं रोस्ट के, एक तो आप सबको पता है ना, रोस्ट करना मीन्स भुनना किसी को, है ना, फ्राई करना, रोस्ट करना, जो किचन से रिलेटेड टर्म होती है, कुकिंग से रिलेटेड जो टर्म होती है, एक वो होती है रोस्ट। दूसरा रोस्ट का मीनिंग क्या होता है, किसी को क्रिटिसाइज करना, मीन्स इस तरह से क्रिटिसाइज करना कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और आप कह भी जाओ, यानी रोस्ट कर देना, तो ये होता है। तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा, रोस्टेड, रोस्टेड, ये हो जाएगा, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म ईडी लग जाएगा। नेक्स्ट है कास्ट, और इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म भी कास्ट ही रहती है, कास्टेड नहीं होता, ये ध्यान रखना। कास्ट का मीनिंग होता है बिछाना, स्पेशली नेट के केस में हम ये यूज करते हैं, जाल बिछाना कुछ भी, तो कास्ट अ नेट ये कहा जाता है। नेक्स्ट में आइए ब्रॉडकास्ट। अच्छा, कास्ट जिनके पीछे भी आ जाएगा ना, चाहे ब्रॉडकास्ट हो चाहे फोरकास्ट हो, उन सबके केस में क्या होगा, सेकंड और थर्ड फॉर्म भी सेम रहेगी जो फर्स्ट वाली थी, यहाँ पे ना आप ईडी नहीं लगाओगे, तो ब्रॉडकास्ट, 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 ब्रॉडकास्टेड नहीं होगा, ध्यान रखना। चलिए अब देखिए, प्रीवियस क्लास में ये मैं आपको करवा चुकी हूँ, तो कि हेल्पिंग वर्ब में और मेन वर्ब में क्या डिफरेंस रहता है, और पहले हेल्पिंग वर्ब आती है फिर मेन वर्ब आती है, हमेशा कभी ऐसा आप नहीं देखो कि पहले मेन वर्ब दे रखी है फिर हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि आप देखिए बोल के देखिए सेंटेंस ही क्या बन जाएगा, एम हमारी हेल्पिंग वर्ब थी, गोइंग हमारी मेन वर्ब थी, ये हमने प्रीवियस क्लास में किया था। और अगर आप मेन वर्ब को पहले रख के देख रहे हो तो क्या बन जाएगा, आई गोइंग एम टू द सर्कस, ये तो नहीं बना ना, दैट मीन्स हमेशा हेल्पिंग वर्ब पहले रहती है और जो मेन वर्ब है वो हमेशा इसके बाद में आती है, अगर आती है तो। चलिए ये हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, तो मैं इसमें दोबारा से डिटेल में नहीं जाऊंगी। आगे चलिए, ये भी हम प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं, ये सिर्फ मैं आपकी यहाँ पे रिवीजन करवा रही हूँ कि देखिए जो बी है ये अपने आप में क्या थी, हमने क्या पढ़ा था कि ये अपने आप में बेस फॉर्म होती है ना। इसे हम बी को तीन तरह से लिख सकते हैं, इज, एम और आर, इस तरह से तीनों तरह से हम बी को लिख सकते हैं। और इन चारों की ही सेकेंड फॉर्म हो जाती है वॉज और वर, दोनों ही सिंगुलर में वॉज, प्लूरल में वर। इन चारों की ही थर्ड फॉर्म हो जाती है
BEEN, बीन। ये अच्छे से ध्यान रखना इस चीज़ को, ये बहुत ही ज़रूरी है, ये आगे बहुत जगह यूज़ होने वाले हैं, स्पेसिफिकली टेंसेस में। नेक्स्ट में आते हैं डू डज। इसमें जो प्लूरल वाली फॉर्म है, तो प्लूरल वाली हमने किया था कि बेस फॉर्म होती है, यानी कि जो डू है ये बेस फॉर्म है और डज ये दोनों ही फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। अब इनकी दोनों की सेकंड फॉर्म रहती है डिड एंड थर्ड फॉर्म इज डन। कमिंग टू द हैज हैव पार्ट, जो हैव है ये प्लूरल फॉर्म है एंड हैज ये सिंगुलर फॉर्म है। तो इनमें से बेस फॉर्म कौन सी हो गई? जो प्लूरल वाली है, यानी जो हैज है ये होगी हमारी प्लूरल फॉर्म। अब इसकी सेकंड फॉर्म भी हैड रहती है, उनकी थर्ड फॉर्म भी हैड रहती है। और सबसे इजी सा मैंने आपको तरीका बताया था कि ये देखने का कि इनमें से हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है वो हम कैसे पहचाने। वो सबसे ईजी यही तरीका है कि देखिए ये आपकी जितनी भी यहाँ पे इस पेज पे है, यानी जिनको देखिए मैं एनसर्कल कर रही हूँ ना, सिर्फ वही, बाकी और नहीं। देखो ये हेल्पिंग वर्ब में नहीं आती, ये ध्यान रखना आप। सिर्फ ये इज एम आर वॉज वर, हैज हैव हैड और उसके बाद में डू डज डिड, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब में आती हैं। और आज के जो सेशन में जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली वर्ब रहेंगी हेल्पिंग वर्ब वो होंगी डू डज और डिड। और इनके अलावा जितने भी हमारे मॉडल्स बच गए ये सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। और इनको छोड़ के जो भी सारा हमारा बच जाता है ना, वो सारा हमारा रहता है मेन वर्ब में। तो चलिए आगे चलते हैं। अभी देखिए यहाँ से हमारा एक्चुअल आज का सेशन जो है वो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इससे पहले वाली या तो हमारी रिवीजन थी या फिर प्रीवियस डे का टास्क था हमारा। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल हो चुका है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है वर्ब सिंगुलर हो चुका है। ये नई बात क्या है, सब्जेक्ट अगर ऐसा है जिसे काउंट ही ना किया जा सके, जो अनकाउंटेबल हो, वहां पे वर्ब कैसी रहेगी? वहां पे भी वर्ब सिंगुलर ही रहेगी। ये बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान में रखना। देखिए कोई चीज़ अगर एक है नंबर में उसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, एक से जैसे ही ज़्यादा हो गई उसके लिए हम प्लूरल वर्ब पे आ जाते हैं। लेकिन कोई ऐसी चीज़ है जिसको काउंट ही नहीं किया जा सकता, उसके केस में क्या करोगे? तो उसके केस में क्या हो जाएगा, जो अनकाउंटेबल है उसके केस में हम यूज़ करेंगे सिंगुलर वर्ब हमेशा। अब देखिए एग्जाम्पल्स इसमें कुछ दिए हैं मैंने। अब आपको करना क्या है, देखो आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम कर चुके हैं, नाउन का केस भी हम कर चुके हैं, नाम वाला प्रोनाउन का केस भी हम कर चुके हैं, है ना। तो ये भी देख चुके हैं कौन सी वर्ब कब आती है। तो अब ये जो एग्जाम्पल्स हैं फटाफट से एक बार इनको आप ट्रांसलेट करो, फिर मैं आपको करवाती हूँ। यही वीडियो को पॉज करके फटाफट से नोटबुक में इनको नोट डाउन करिए। अच्छा, ये जो जानकारी है, जानकारी को हम बोलते हैं इंफॉर्मेशन। फर्नीचर को, फर्नीचर ये वही रहता है, सेम रहता है। चलिए अब करिए जल्दी से, आई होप आपने कर लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेशन एक बार इनकी हम देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल क्या था, इस कमरे में मौजूद सारी कुर्सियां मेरी हैं, यानी ऑल द चेयर्स प्रेजेंट इन दिस रूम। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सारी कुर्सियां, यानी बहुत सारी हैं, यानी प्लूरल हो गया। तो इसके लिए वर्ब कैसी आएगी? प्लूरल आएगी। प्लूरल के लिए हम क्या करते हैं? आर, है ना। इस आर में से कौन सा यूज करते हैं? आर को यूज करते हैं। ऑल चेयर्स प्रेजेंट इन दिस रूम आर माइन, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। इस कमरे में मौजूद जितना भी फर्नीचर है वो सारा मेरा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। देखिए द होल फर्नीचर प्रेजेंट इन दिस रूम इज माइन। अब यहाँ पे हमने इज क्यों लगाया? देखिए जो कुर्सियाँ हैं जैसे चेयर्स टेबल, इनको है ना हम काउंट कर सकते हैं। हमें पता होता है कि यहाँ पे जैसे 2 कुर्सियाँ पड़ी हैं, 3 टेबल है यहाँ पे, तो वो हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टर्म है ना फर्नीचर, ये अनकाउंटेबल में आती है। अनकाउंटेबल, इसको हम काउंट नहीं कर सकते। और क्योंकि काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? इज को यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट में आते हैं, वह अच्छी सलाह थी। अच्छा ये ध्यान रखना, जो सलाह है यानी इंफॉर्मेशन, ये जो है इंफॉर्मेशन, और सॉरी सलाह यानी एडवाइस,
एडवाइस, जानकारी यानी इंफॉर्मेशन, ये दोनों भी अनकाउंटेबल में आते हैं। हमें ना काउंट नहीं कर सकते इन्हें। अगर ये बोला जाए कि एक इन्फॉर्मेशन दी है, दो इन्फॉर्मेशन दिया है, वो नहीं होता, ये इनको काउंट ही नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एडवाइस, एक सलाह दे दी मैंने उसको, दो सलाह दे दी मैंने उसको, कल मैंने उसको 3 सलाह दी, ये नहीं होता। यानी एडवाइस भी किस में आता है हमारा, अनकाउंटेबल में, इन्हें काउंट नहीं किया जा सकता। अब देखिए यहाँ पे दैट वॉज गुड एडवाइस। अब यहाँ पे हमने वॉज क्यों यूज किया, अगेन काउंट नहीं किया जा सकता, सिंगुलर हमें वर्ब यूज करनी पड़ेगी, है ना। दैट वॉज अ गुड एडवाइस, क्योंकि यहाँ पे थी की बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, पास्ट में क्या यूज होता है, वॉज वर्ब। नेक्स्ट में आते हैं, उसके द्वारा दी गई जानकारी विश्वास योग्य है। इंफॉर्मेशन गिवन बाय हर इज, यहाँ पे भी हम इज यूज कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि अगेन इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन इज एन अनकाउंटेबल नाउन। नेक्स्ट में आते हैं, सूर्य पूर्व में उदय होता है। तो देखिए सूर्य है, ये तो सिंगुलर में आता है वैसे भी, है ना। तो अब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी। वर्ब को सिंगुलर कैसे बनाते हैं हम, SAIS लगा के बनाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे राइज में S लगा दिया, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं, उसके लंबे काले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं। अब यहाँ देखिए, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, सबसे पहली बात तो ये देखो, कभी भी हेयर्स ये नहीं बोलना, कभी नहीं बोलना हेयर्स, तो वर्ड पॉसिबल ही नहीं है, हेयर्स तो वर्ड ही नहीं होता। फॉर्मल इंग्लिश की बात हो रही है यहाँ पे, इनफॉर्मल में तो आप कहने को कुछ भी बोल दो, लेकिन फॉर्मल जो इंग्लिश होती है उसमें हेयर्स जो है वो टर्म ही नहीं होती। तो यहाँ पे एस नहीं आता, क्यों, क्योंकि हेयर जो है उसको काउंट थोड़ी ना किया जा सकता है, अनकाउंटेबल में आता है, तो एस लगने का तो सवाल ही नहीं बनता यहाँ पे। तो चाहे मतलब कितने ही हो, तो आप यहाँ पे ना हेयर ही रखोगे। जैसे क्या होता है कई बार, जैसे कोई क्राइम इन्वेस्टिगेशन का सीन है, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं, फोर्सेप्स में से यूं पकड़ते हैं एक एक को, तो वहाँ पे भी आप ये नहीं बोल सकते 2 हेयर्स 3 हेयर्स, हालांकि वहाँ पे दिख रहे हैं, वहाँ पे हम काउंट कर सकते हैं, है ना, कि ये कितनी तनियाँ हैं, लेकिन उनको हम ये नहीं बोल सकते 3 हेयर्स। उसके लिए हम एक और टर्म यूज करते हैं, उसके लिए हम ये बोल देते हैं दैट 3 strands, STRAND, 3 strands of hair, STRAND, 3 strands of hair, ये बोल देते हैं, 3 hairs नहीं बोला जाता। सो ओवरऑल बात का निचोड़ क्या है कि hairs ये टर्म नहीं यूज होती, हमेशा ही hair बोला जाता है। अब यहाँ देखिए एक बार, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर, क्योंकि ये क्या है हमारा, अनकाउंटेबल है ना, ये काउंट नहीं किया जा सकता। यानी वर्ब कैसे आएगी, इसके साथ में सिंगुलर आएगी, और सिंगुलर वर्ब के लिए हम क्या करते हैं, SAIS लगाते हैं। तो हमने क्या कर दिया, एड के बाद में S को लगा दिया। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट में आते हैं, अब देखिए मैं आप एक बार साफ कर देती हूँ यहाँ से। अब देखिए इस एग्जाम्पल को, 7th एग्जाम्पल को, भोजन स्वादिष्ट है, इसको ना हम 2 तरह से बोल सकते हैं। पहला ये, द फूड इज डिलीशियस, स्वादिष्ट को हम बोलते हैं डिलीशियस। अब देखिए जो भोजन है, भोजन को भी काउंट नहीं कर सकते, हम ये नहीं बोल सकते कि एक भोजन किया मैंने, कल मैंने 2 भोजन किए, वो हम नहीं बोल सकते, यानी अनकाउंटेबल है, काउंट नहीं कर सकते। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे इज लगा दिया, सिंगुलर में रहने दिया। हम इसको ऐसे भी बोल सकते थे, द फूड टेस्ट डिलीशियस। अब यहाँ पे देखिए जो टेस्ट है ये हमारी इस बार हो गई मेन वर्ब, और फिर से वही, अगर काउंट नहीं कर सकते, वर्ब सिंगुलर चाहिए, सिंगुलर कैसे बनाते हैं, SAIS लगा के, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, टेस्ट में S लगा दिया ताकि सिंगुलर बन जाए। तो ये थे आपके आज के एग्जाम्पल्स, आप मुझे बताना कि कितने आपके सही हो गए हैं इंस्टा पे। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। अच्छा अब देखिए, हेल्पिंग वर्ब पे मैं इतना फोकस क्यों कर रही हूँ, क्योंकि इनके बिना आप सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बना सकते, आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव भी नहीं बना पाओगे इनके बिना। तो ये आनी बहुत ज़रूरी है। इंट्रोगेटिव हम बाद वाली सेशंस में देखेंगे, आज वाले में हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव पे, यानी किसी भी सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाना है। जैसे मैं काम करती हूँ, मैं काम नहीं करती, है ना, नहीं लगाना कैसे है इंग्लिश में, नहीं कैसे हम लगा सकते हैं, देखते हैं। अच्छा देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो नॉट है, यानी नहीं मतलब नॉट, है ना, नॉट लगा के आप बनाओगे नेगेटिव, तो जो नॉट है वो हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब में आप लगाओगे, वो कभी भी मेन वर्ब में नहीं लगाया जाएगा।
इस बात का आप ध्यान रखना, ये तो आप ये लगा लो गोल्डन रूल है, कभी भी मेन वर्ब में आप नहीं लगा सकते नॉट को, ये ध्यान रखना। नॉट हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब में आता है। चलिए आगे देखते हैं अभी। अच्छा देखिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था कि जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं ये सारे होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स। अब देखिए, अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हेल्पिंग वर्ब में ही हम नॉट लगा सकते हैं। दैट मीन्स अगर कहीं पे कोई मॉडल दे रखा है ना, तो मॉडल के बाद में हम मॉडल के बाद में हम नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव, शी कैन प्ले द पियानो, मीन्स वो पियानो को बजा सकती है। अच्छा, यहाँ पे जो प्ले है ना वो खेलने वाला नहीं है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के केस में भी हम क्या यूज करते हैं टर्म प्ले, यानी उनको भी प्ले किया जाता है। चलिए अब देखिए आगे, शी कैन प्ले द पियानो, यानी वो पियानो बजा सकती है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि वो पियानो नहीं बजा सकती, अब क्या करोगे, आपको यानी नॉट लगाना पड़ेगा। अब नॉट कहाँ लगेगा, अगर मैं ये कहती हूँ शी कैन प्ले नॉट द पियानो, ये सही हो गया? नहीं, ये बिल्कुल गलत हो गया। क्यों? क्योंकि नॉट कहाँ लगता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद में, और हेल्पिंग वर्ब कहाँ है हमारी, कैन, ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। तो अब क्या हो जाएगा, ये शी कैन नॉट प्ले द पियानो, दैट वन इज करेक्ट, ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल हम यहीं पे देख लेते हैं, जैसे ये है, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, कि तुम्हें अपना काम खत्म, होमवर्क खत्म करना ही होगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये बोलती हूँ यू मस्ट फिनिश नॉट योर होमवर्क, वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नॉट कहाँ लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में मॉडल्स हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट फिनिश योर होमवर्क, कि तुम्हें अपना काम खत्म नहीं करना, नेगेटिव बना रहे हैं हम, तो क्या हो जाएगा, यू मस्ट नॉट फिनिश योर होमवर्क। इतना आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं ये इसमें। अब देखिए, ये है आपकी सेकंड ट्रांसलेशन। देखो, जो फर्स्ट वाली ट्रांसलेशन थी ना, वो तो मैंने सिंपल से सेंटेंसेस रखे थे, पॉजिटिव रखे थे, उसमें कहीं भी नेगेटिव नहीं था। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि नेगेटिव कैसे बनाया जाता है। अब आपको करना क्या है, नॉट लगा के सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाना है। सेंटेंसेस वही है, कोई भी नया सेंटेंस नहीं है, वही सेंटेंसेस है, उन्हीं में आपको नोट लगाना है। फटाफट से वीडियो को पॉज करिए अभी और लगाने लग जाइए जल्दी से, कि कहाँ नोट आएगा, सेंटेंस किस तरह से फ्रेम होगा, जल्दी से करिए। आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए इनके आंसर्स पे आते हैं, आंसर्स मैच कर लीजिएगा आपने। फर्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इस कमरे में मौजूद सारी कुर्सियां मेरी नहीं है। इस बार क्या है, नहीं है। तो अब देखिए, ऑल द चेयर्स प्रेजेंट इन दिस रूम आर नॉट माइन। अब नॉट हमने कहाँ लगाया, हेल्पिंग वर्ब के बाद। मैं यहाँ पे ना स्टार्टिंग में लिख देती हूँ फिर से, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी नॉट हमेशा कहाँ लगता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगता है। तो जैसे आर हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ में आ गया नॉट माइन। नेक्स्ट में आइए, इस कमरे में मौजूद जितना भी फर्नीचर है वो सारा मेरा नहीं है। द होल फर्नीचर प्रेजेंट इन दिस रूम इज नॉट। अब देखिए, इज हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव बन गया। नेक्स्ट में, वह सलाह अच्छी नहीं थी। दैट एडवाइस वॉज नॉट गुड। अब देखिए, वॉज हेल्पिंग वर्ब, नॉट लग गया हमारा। नेक्स्ट को ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, उसके द्वारा दी गई जानकारी विश्वास योग्य नहीं है। विश्वास योग्य मीन्स जिसपे विश्वास, देखो विश्वास योग्य के लिए ये टर्म यूज हुई है यहाँ पे, रिलायबल, मतलब विश्वास नहीं किया जा सकता, मतलब विश्वास करने योग्य, सॉरी, रिलायबल मीन्स विश्वास करने योग्य, और यहाँ पे हमने लिख दिया नॉट रिलायबल, मतलब विश्वास करने योग्य नहीं है। तो अब देखिए, यहाँ पे इज के साथ में नोट आया है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट हमने लगा दिया। नेक्स्ट में आते हैं, फ्रेंच भाषा के बारे में मेरा ज्ञान अच्छा नहीं है। तो अब यहाँ पे देखिए, ज्ञान, ज्ञान यानी नॉलेज। अब आप ये बताइए, क्या नॉलेज को हम काउंट कर सकते हैं? नॉलेज अनकाउंटेबल में आता है, गिनी नहीं जा सकती। आपकी नॉलेज कितनी है, आपका ज्ञान कितना है, गिना नहीं जा सकता। तो इस वजह से इसके लिए जो वर्ब यूज होगी वो कैसी होगी, सिंगुलर। तो यानी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इज और हेल्पिंग वर्ब के साथ में हम नॉट लगाते, तो ये हो जाएगा इज नॉट अप टू द मार्क। नेक्स्ट में आते हैं, सूर्य पूर्व में उदय नहीं होता है। देखिए, इसमें आप प्लीज सेंस मत बनाना, ये सिर्फ हमने क्या किया है, जो पहले पॉजिटिव सेंटेंसेस थे उन्हीं को हम नेगेटिव में ट्रांसलेट कर रहे हैं। ये सिर्फ ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इनको करना, आप यहाँ पे साइंस मत लगाने लग जाना एक बार के लिए, बस सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये सेंटेंस लिया था। चलिए अब देखिए,
द सन राइजेस नॉट इन द ईस्ट। आपने क्या ये किया है? अगर आपने ये किया है ना तो बच्चे ये आपका गलत है। कैसे? क्योंकि देखिए हेल्पिंग वर्ब के साथ में नोट आता है। यहाँ पे जो राइजेस है ये तो हमारी मेन वर्ब हो गई ना, और ये तो हमने आज इसमें किया ही है स्टार्टिंग में, राइज, रोज, राइजन, है ना, मेन वर्ब हो गई ये। तो इसके बाद में तो नोट नहीं आ सकता, ये सेंटेंस तो आपका इनकरेक्ट हो गया। करेक्ट वर्जन पे अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अगला देखिए, उसका, ओके यहाँ पे सॉरी उसका नहीं होगा, उसके हो जाएगा ये। उसके लंबे काले बाल उसकी खूबसूरती को नहीं बढ़ाते हैं, नेगेटिव हो गया। हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स एड्स हर लॉन्ग ब्लैक हेयर एड्स नॉट ब्यूटी टू हर लुक्स, ये क्या बन गया? ये भी गलत है अगर आपने ऐसा बनाया है तो। नेक्स्ट में आते हैं, भोजन स्वादिष्ट नहीं है। दो तरह से ये मैंने पॉजिटिव बना के बताया था आपको, नेगेटिव में भी हम दोनों तरह से बना लेते हैं। अगर ये लगाया है ना इज, तो इज वाला तो आप कर लोगे इजीली, है ना, कि इज हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ में हमने नॉट लगा दिया, इज नॉट डिलीशियस, काम खत्म हमारा। लेकिन अब यहाँ देखिए, अगर आपने ये किया ना द फूड टेस्ट नॉट डिलीशियस, अब ये आपका गलत हो गया, अब वो आपका सही में नहीं रह गया। तो आपके आई होप ये सारे सही हुए होंगे। और जो 6th, 7th और 8th का जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे। देखिए इज एम आर वाले तो आपने कर लिए होंगे कि इज एम आर के बाद में ही, या फिर पास्ट की अगर बात तो वॉज वर के बाद में हम नोट लगा देंगे। आगे देखते हैं, लेकिन जहां पे आपको इज एम आर दे ही ना रखे हो, जहां पे आपको वॉज वर दे ही ना रखे हो, जैसे 6th, 7th और 8th एग्जाम्पल में, वहां पे आप क्या करोगे? वहां पे नोट कैसे लगाओगे? है ना, अब तो आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी, यहाँ पे तो मैम सिर्फ मेन वर्ब दे रखी है, अब नोट कैसे लगाएं हम? यहाँ पे देखो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, लेकिन नोट तो हेल्पिंग वर्ब में ही लगेगा, है ना। तो क्रिएट हम कैसे कर सकते हैं? चलिए अब यहाँ पे आता है ये गोल्डन रूल। देखिए, इन केस हेल्पिंग वर्ब इज नॉट गिवन, अगर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है, हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? डू, डज और डिड को यूज किया जाता है। डू और डज को तो यूज किया जाता है प्रेजेंट में। ओ अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए डू और डज को तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस के लिए, मीन्स अभी जो एट प्रेजेंट जो चीज़ हो रही है उसके लिए हम या तो डू को यूज़ करेंगे, अगर प्लूरल है तो, अगर सिंगुलर है तो वहाँ पे हम डज लगा देंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ पास्ट की है, पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में तो देखिए, पास्ट मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था ना, वर्ब की जो पास्ट फॉर्म होती है कौन सी होती है? वर्ब की पास्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। और देखिए डू, डज और डिड भी तो अपने आप में वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है ना, यानी पास्ट के लिए हम कौन सी यूज करेंगे? डिड। सिंपल इतना ध्यान रखना। देखो अगर हेल्पिंग वर्ब दे रखी है बहुत अच्छा है, हमें पका पकाया खाना मिला हुआ है, हमें बस उठा के नोट रखना है वहां पे, है ना। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी, दैट मीन्स आपको खुद से पकाना पड़ेगा खाना, और तभी उसके साथ आप नोट लगा पाओगे। और खुद से पकाने के लिए सिर्फ हमारे पास 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या? डू, डज एंड डिड, बस इन तीनों से ही आपको बनाना पड़ेगा। आप जो भी खिचड़ी, रायता, दलिया जो भी बनाते हो, मीन्स इनसे बाहर हम नहीं जाएंगे। यानी अगर प्रेजेंट है तो डू डज, पास्ट है तो डिड में आ जाएगा। चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल्स में। देखिए द सन राइजेस, अब देखिए राइजेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, राइजेस SAES है ना, फर्स्ट फॉर्म, यानी किसकी बात हो रही है यहाँ पे? प्रेजेंट की बात हो रही है, मीन्स तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रेजेंट है तो द सन एक ही तो है ना, द सन तो सिंगुलर है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे? डज, डज लगा दिया। अब डज हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ में लगा दिया, और आगे राइज हो गई हमारी मेन वर्ब। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, द सन डज नॉट राइज इन द ईस्ट। अब ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट हुआ है। नेक्स्ट में आते हैं, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। अब देखिए हेयर कैसा था हमारा? अनकाउंटेबल, मीन्स इनको तो काउंट किया ही नहीं जा सकता। और अगर अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल के साथ में कैसी वर्ब आती है? सिंगुलर वर्ब आती है। अभी अभी हम करके आए हैं ये चीज, है ना, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर वर्ब आती है। और जिनको अभी भी कंफ्यूजन हो रही है ना, आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके एक बार देख लो ये कि अनकाउंटेबल के साथ में हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, वो मैंने एक्सप्लेन किया है वहां पे।
चलिए आगे देखिए। अब यहाँ पे क्योंकि सिंगुलर है और सिंगुलर के लिए हम क्या यूज करते हैं, डज, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हर लॉन्ग ब्लैक हेयर डज नॉट एड ब्यूटी टू हर लुक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे डज लगा दिया, अब नॉट भी इजीली इसके साथ में आके लग जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं हम, द फूड। अब यहाँ पे देखिए फूड फिर से अनकाउंटेबल में आता है तो सिंगुलर, यानी डज नॉट टेस्ट डिलीशियस। अब ये वाले जो सेंटेंसेस हैं ये करेक्ट वर्जन है। तो चलिए आगे चलते हैं अभी। अच्छा एक और चीज, अच्छा आप देखिए एक बार, देखो क्लैरिटी के लिए मैं एक बार इन्हें साफ कर रही हूं। अब देखिए यहाँ पे इन एग्जांपल्स में देखो, यहाँ पे आप ये कहोगे कि जब हमने पहले किया था, जब पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाए थे तो हमने क्या किया था, एड्स, एड में एस लगा दिया था हमने, है ना। लेकिन अभी जैसे ही नेगेटिव बनाया तो डज नॉट, तो चलो ठीक है भाई नेगेटिव बन गया, लेकिन अब यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया एड में, वो कहाँ चला गया हमारा। इसी तरह से आप ये भी क्वेश्चन कर सकते हो कि सिमिलरली 6 एग्जाम्पल में भी देखो, टेस्ट में एस या एस हमने लगाया था, है ना, जब सेंटेंस हमारा सिंपल था। जब नेगेटिव बनाया तो यहाँ वाला एस भी कहाँ गायब हो गया। इसी तरह से यहाँ पे राइजेस, हम यही बोलते हैं ना, द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो जैसे ही हमने नोट लगा के नेगेटिव बना दिया तो राइज वाला एस भी कहाँ चला गया, जो कि इसके पॉजिटिव में था, वो कहाँ चले गए। देखो उनका ये है सॉल्यूशन, सिर्फ एक सॉल्यूशन है इनका, कि देखिए डू, डज, डिड, कोई भी हो तीनों में से, इसके बाद में जो वर्ब की प्लस लगा रही हूं मैं यहाँ पे, यानी इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो हमेशा ही बेस फॉर्म में आएगी। और बेस फॉर्म अब तक आपको पता चल चुका होगा अच्छे से, मैंने लगातार 2 आपको टास्क करवाए हैं 2 दिन के, उनमें मैंने अलग से एक कॉलम रखा है बेस फॉर्म का, यानी बेस फॉर्म कौन सी, प्लूरल फॉर्म, यानी बेस फॉर्म में एस या एस नहीं होते, यानी डू के बाद में कुछ भी लगाओगे बिना एस या आई एस के आप लगाओगे, डज के बाद में भी कुछ भी लगाओगे बेस फॉर्म में, और डिड के बाद में भी बेस फॉर्म में, ये लगाना पड़ेगा आपको। अच्छा हाँ ये चीज ध्यान रखना, डिड के बाद में ना फर्स्ट फॉर्म ही आती है वर्ब की। देखो ये जो डी से स्टार्ट होने वाले जितने भी हमारी वर्ब है ना, चाहे डू हो, चाहे डज हो, चाहे डिड हो, इन सब के बाद में हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, और वो भी बेस फॉर्म में, बी एफ यानी बेस फॉर्म में आपको लगा देनी है, बस इतना आप ध्यान रखना। अब वापस आते हैं एक बार एग्जांपल्स पे, तो यहाँ पे वही तो किया हुआ है ना। अब देखिए यहाँ पे डज नॉट आ गया, तो उसके बाद में अब टेस्ट में एस नहीं लगाएंगे, है ना, क्योंकि बेस फॉर्म चाहिए, तो यहाँ से एस हटा दिया, डज नॉट टेस्ट, सही हो गया। डज नॉट राइज, एस हट गया। तो अभी आप ये सारे एग्जाम्पल्स को समझ पाए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, और ये चीज़ ना आप दिमाग में बैठा लो, ये बहुत ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। अच्छा अब हमारा आता है लास्ट सेशन, जहाँ पे हम फ्रेजल वर्ब्स, यानी जहाँ पे हम वोकैबुलरी को करते हैं। अब आज की वोकैबुलरी में है हमारी फ्रेजल वर्ब्स कुछ। अब देखिए फर्स्ट है कैरी ऑफ, कैरी से रिलेटेड हमारी वर्ब्स रहेंगी आज की सारी। कैरी ऑफ, कैरी ऑफ का मीनिंग क्या होता है, कैरी ऑफ का मीनिंग होता है ट्रांसपोर्ट अवे, कि किसी को कहीं दूर ट्रांसपोर्ट के जरिए भेज देना, ट्रांसपोर्ट अवे। जैसे एग्जांपल में आई नीड अ ट्रक टू कैरी ऑफ ऑल दिस फर्नीचर, कि मुझे एक ट्रक चाहिए ताकि इस फर्नीचर को कहीं और कैरी किया जा सके, कहीं और भेजा जा सके, यानी कहीं और ले जाया जा सके, कैरी ऑफ किया जा सके। अच्छा कैरी ऑफ का एक और मतलब भी होता है, क्या मतलब होता है, कैरी ऑफ का मतलब दूसरा ही होता है कॉज डेथ, मीन्स कि किसी की डेथ हो जाना, उसके लिए भी हम कैरी ऑफ यूज करते हैं। स्पेशली देखिए मलेरिया कैरिड ऑफ मैनी पीपल, यानी जो मलेरिया है कि उसने बहुत सारे लोगों की जान ले ली, कैरिड ऑफ, है ना, मीन्स वो अपने साथ बहा ले गया, अपनी उस महामारी में बहा ले गया उसको, है ना, कि बहुत सारे लोगों की उसने जान ले ली, कैरिड ऑफ हो गया यहाँ पे। तो चलिए नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे आते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब हमारी है
कैरी ऑन। अब कैरी ऑन का मीनिंग क्या होता है? अच्छा, अब देखिए मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप अपने रूम में बैठे पढ़ रहे हो, कुछ राइटिंग का काम कर रहे हो, आप लिख रहे हो, है ना। अचानक से आपके रूम में गेट खोल के कोई आता है। आप क्या कर रहे हो? आप लिख रहे हो, आप अचानक से ऐसे रुक जाते हो, है ना, ऐसे देखने लग जाते हो उधर गेट की तरफ। तो फिर वो क्या बोलता है? अरे बस मैं तो वैसे ही आ गया था, कैरी ऑन। यू कैरी ऑन मीन्स तुम जो काम कर रहे थे उसी पे लगे रहो, तुम रुको मत बीच में, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि कंटिन्यू रहो, प्रोसीड एज बिफोर, जैसे तुम पहले काम कर रहे थे ना वैसे ही कैरी ऑन, वैसे ही जारी रहो। यानी कैरी ऑन का मीनिंग क्या हो जाएगा? जारी रखना, किसी चीज को जारी रखना, कंटिन्यू रखना, कैरी ऑन। अच्छा अच्छा, ये कोई चीज भी हो सकती है, कोई काम भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कॉन्वर्सेशन की बात हो वहां पे, जैसे दो लोग बैठ के बात कर रहे हैं, अचानक से कोई तीसरा बंदा आ जाता है तो इंटरप्शन आ जाता है एक बार बीच में, है ना, और पॉज आ जाता है। लेकिन फिर वो तीसरा जो बंदा है वो जाते जाते बोल के जाता है, ओके यू कैरी ऑन योर कॉन्वर्सेशन। दैट मीन्स आप जारी रखिए अपनी कॉन्वर्सेशन को, हैव और मेंटेन वही सेम है दोनों का मीनिंग। तो क्या हो जाएगा? इट इज डिफिकल्ट टू कैरी ऑन अ कॉन्वर्सेशन विद सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस। कि जो बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हो ना, तो ये मुश्किल हो जाता है कि अपनी जो कॉन्वर्सेशन है उसे कैरी ऑन रखा जाए, मतलब उसे कंटिन्यू रखा जाए। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ, ये मैंने आपको एग्जाम्पल, ओके, ये मैंने एग्जाम्पल आपको समझाया नहीं है कैरी ऑन का। फर्स्ट वाला देखिए, आई विल बी गॉन फॉर अ फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए जा चुकी होंगी, बट आई होप यू विल कैरी ऑन इन माई एब्सेंस। लेकिन मैं ये आशा करती हूँ कि मेरी एब्सेंस में, जब मैं जिस टाइम पीरियड में मैं यहाँ प्रेजेंट नहीं रहूँगी, उस टाइम पीरियड में तुम जो मेरा काम है वो कैरी ऑन रखोगे, वो जारी रखोगे। तो ये है इसका मीनिंग। अच्छा, ये जो है ना आई, देखिए यहाँ पे मैं लिख रही हूँ आई अपोस्ट्रोफी डबल एल। अब ये फिर से शॉर्ट फॉर्म है। अब ये किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ये दो चीज़ों की शॉर्ट फॉर्म हो सकती है, पॉसिबल है। आई विल या फिर आई शैल, ये दोनों के लिए ही हम यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि डबल एल तो देखिए दोनों में ही आ रहा है। दोनों में ही हम क्या करेंगे? आई अपोस्ट्रोफी और बीच वाले जो वर्ड्स हैं उनको हटा देंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में वर्ब को लेके आने के लिए कुछ चीज़ें हटानी पड़ती है ना। तो यहाँ पे विल में डब्ल्यू आई हट जाएगा, शैल में एस एच ए हट जाएगा, और इनकी जगह क्या आ जाता है? अपोस्ट्रोफी। तो ये जो है आई विल भी हो सकता है, आई शैल भी हो सकता है, दोनों सही है इसमें। अच्छा, और इसको हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं? देखो, अलग अलग तो आप कर लोगे, आई विल, आई शैल, लेकिन इसको हम बोलते हैं आइल, आइल। नेक्स्ट में आते हैं कैरी आउट, किसी भी चीज को कैरी आउट करना, फुलफिल करना, पूर्ण करना काम को। अब देखिए, एक्सटेंसिव टेस्ट हैव बीन कैरिड आउट ऑन द पेशेंट, कि एक पेशेंट है कोई, उस पे ना बहुत सारे टेस्ट जो हैं वो किए गए हैं, तो वो कैरी आउट किए गए हैं, ये हो जाएगा इसका मीनिंग। नेक्स्ट है कैरी ओवर। अब कैरी ओवर का मीनिंग क्या है वो देख लेते हैं एक बार। ट्रांसफर समथिंग, यानी कोई चीज टू अ लेटर पॉइंट इन टाइम, यानी कोई भी चीज है उसे समय में आगे सरका देना। जैसे द रेंट वॉज कैरिड ओवर टू दिसंबर। अब आप ये मान के चलिए, जैसे आपको जो रेंट है वो, आप ये मान के चलिए आपको नवंबर में देना था, लेकिन चलो ठीक है, अभी लैंडलॉर्ड ने आपको बोल दिया चलो कोई दिक्कत नहीं, नवंबर में नहीं दे पाए तो कोई ना, दिसंबर तक मैंने आगे बढ़ा दिया, यानी दिसंबर तक मैंने वो क्या कर दिया है? कैरी ओवर कर दिया है, सॉरी कैरी ओवर कर दिया है। तो ये हो जाएगा कैरी ओवर का मीनिंग, कि उसमें टाइम में बाद तक उसको एक्सटेंड कर देना, ये हो जाएगा कैरी ओवर। तो ये थी आज की वोकैबुलरी आपकी। अब देखिए आपका आज का टास्क क्या रहेगा। देखो, कुछ ये सेंटेंसेस हैं, अभी आपकी ट्रांसलेशन स्टार्ट हो चुकी है, अभी आप ट्रांसलेट करोगे इनको, और आप ट्रांसलेट करके नोट डाउन करके पेज पे उनकी पिक लेके आप मुझे सबमिट करवाओगे इस टास्क को। कहाँ? इंस्टा पे। ये है मेरा इंस्टा हैंडल, आप मुझसे यहाँ पे जुड़ सकते हो, निशा चौधरी से। तो आपको है ना अपना टास्क जरूर सबमिट करवाना है, क्योंकि देखिए जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, कोई फायदा नहीं है आपका कि क्लासेस में आप 1 घंटा बैठ के या लगभग 40 से 50 मिनट बैठ के आप ये लेक्चर देख रहे हो, सुन रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं यहाँ पे भजन गा रही हूँ, आप ईयरफोन लगा रखे हैं और आराम से सुन रहे हो, वो नहीं। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, आपको लगन करनी पड़ेगी। लगन मेहनत से आप जब तक नहीं करोगे खुद से कोई काम, तब तक तो आप
भूल ही जाओ कि रिजल्ट्स आ पाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे सबमिट करवा देना। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। बी सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।